जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करें ये जानेंगे और किन क्वेश्चनों को बनाना है, किन क्वेश्चनों को नहीं बनाना है ये भी जानेंगे। खास करके हम लोग देखेंगे कि ग्राफीय क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करें ताकि उसका आंसर कभी गलत ना हो, हमेशा सही ही हो। क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करें, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 6 तथा x - 2y + 2 = 0 का आरेख खींचे और सरल करें। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक से अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं आता। और कहाँ सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में कहाँ पे लिखना है, तो इसके लिए खास करके एक पन्ना दिया हुआ रहता है आपके एग्जाम में। लास्ट वाला पन्ना जो है वो ग्राफ वाला पन्ना होता है, उसमें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप लोग गलती से उस पेज में आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किए तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 6 और x - 2y + 2 = 0 का आरेख खींचे और हल निकालें। हम लोगों को रैखिक समीकरण दिए हुआ है 2x + y = 6। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ और x - 2y + 2 = 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल निकालना, आरेख खींचकर हल निकालना। तो इसको रफ में कुछ काम कर लेते हैं जिससे आंसर सटीक निकलेगा। तो रफ में क्या काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग इन दोनों समीकरण को देखकर ये बता सकते हैं कि इनके हल किस टाइप के होंगे, कैसा हल होगा हम लोग बता सकते हैं। आइए, a1/a2 बराबर है b1/b2 के। लिख लिया मैंने अपने से। देखते हैं a1/a2 कितना है, तो 2/1 है, बराबर b1/b2 कितना है, 1/-2। कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो इस समीकरण का हल कितना निकल के आएगा, एक हल निकल के आएगा। और एक हल निकलने की स्थिति में हम लोग इसको रफ में लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर लेंगे पहले और आंसर निकाल कर रख लेंगे। आइए लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण 1 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो 2y से 2y कट जाएगा। समीकरण 1 में मैं 2 से गुना करके डायरेक्ट लिख देता हूं 4x + 2y = नहीं, हाँ ठीक है, 12। 2 से गुना कर दिया डायरेक्ट। ठीक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, x - 2y = -2 था उस तरफ, उसको इधर ले आया तो -2 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, इससे कट गया। 5x = 10, तो x = 2 निकल के आया, x = 2। अब समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 + y = 6, तो y = 6 - 4, तो y = कितना आ गया, 2। y = 2, यानी x = भी 2 ही है और y = भी 2 ही है, यानी x और y दोनों का मान कितना है, 2 है। तो हम लोगों को आंसर निकल के आ गया। ठीक, अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, यहां लिखना है हमको सिंपली समीकरण 1 के लिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के लिए, इतना तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग दूसरा में लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 के लिए। क्या इतना नहीं लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। समीकरण 1 के लिए क्या, डिब्बा बनाना है।
डिब्बा बनाना ही सबसे कठिन काम। ऐसे 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 डिब्बा बना लीजिएगा, एक में x लिख दीजिएगा, इसमें y लिख दीजिएगा। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आप। फिर इसके लिए भी इसी तरीके से डिब्बा बना लेना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक में x और एक में y। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आंसर पता चल गया पहले ही, x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू भी 2 है। तो एक बार इसमें 2 2 रख देते हैं और एक बार इसमें 2 2 रख देते हैं। ठीक, उसके बाद हम x में इसका कुछ मान रखिए अपने मन से, तो y का एक मान निकल के आएगा। और तो एक मान रखिए इसमें x का, मैं इसमें x का एक मान रखता हूं, तो y बराबर कितना आएगा? ये 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 उधर जाएगा घटेगा 4 होगा, y का मान कितना आया? 4 निकल के आया। फिर इस समीकरण में आप x का मान 0 रख दीजिए, तो y का मान 1 निकल के आएगा। ठीक, ये इतना काम हो गया। अब हम लोगों को आरेख खींच देना है। आइए इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। इतना ही करने के लिए मैंने वो रफ में भी किया था। आइए अब आरेख खींच देते हैं। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का निगेटिव भाग, ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस का निगेटिव भाग। आइए x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। फिर यहां भी उसी तरीके से बढ़ते हैं, 1, 2, 3, उसके बाद फिर ये रहा 4। ठीक, आइए 2,2 खोजते हैं। 2,2 यहां पर है, यही तो बिंदु है 2,2, इसका मान कितना है? 2,2। फिर आइए 1,4, 1,4 कहीं यहां पे होगा, है ना? 1,4, ये दो बिंदु को आपस में क्या कीजिए? मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ये लीजिए रेखा खींच। और ये रेखा किस समीकरण से बना है? तो इस वाले समीकरण से बना है। समीकरण लिख देंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक, अब इसमें आइए 0,1 खोजिए। तो 0,1 ये वाला है, ये क्या है? 0,1 है। ठीक, फिर 2,2 बिंदु तो यही ही है। अब इन दो बिंदुओं से गुजरता हुआ एक रेखा बनाइए इस तरीके से। अब ये रेखा किस समीकरण से बना है? तो इस वाले समीकरण से बना है। इस समीकरण को लिख देंगे। समीकरण क्या है? x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट देती हैं, वही बिंदु तो हल होता है। किस बिंदु पे काट रही हैं? 2,2 पे काट रही, तो 2,2 क्या हुआ? हमारा हल हुआ ना। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। अब बोलिए, आंसर वही आया जो हम लोग पहले निकाले थे, एकदम वही आया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना, इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो गलती नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पहले इसको मिटा लेता हूं मैं। ठीक, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं निकालें। एक आयताकार मैदान है। कैसा मैदान है? आयत के आकार का मैदान है। लीजिए बना दिए। और इस मैदान में क्या होगा? ये लंबाई होगा L, ये चौड़ाई होगा B, और ये क्या होगा? विकर्ण होगा। इतना बात समझ में आता है? हाँ सर आता है बात समझ। क्वेश्चन से क्या दिया है हम लोगों को? नाम रख दें A B C D। ठीक, प्रश्न से कहा हम लोगों को जो विकर्ण है BD, विकर्ण जो BD है वो छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 अधिक है। यानी छोटी भुजा में अगर 60 जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा? विकर्ण के बराबर हो जाएगा। छोटी भुजा क्या है? B।
b में 60 जोड़ देने पे वो किसके बराबर हो जाता है? विकर्ण के बराबर हो जाता है। ये बात यहां से पता चली। फिर क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से पुनः क्या पता चला कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 अधिक है। कितनी अधिक है? मैं एक बार कंफर्म कर लूं। हाँ, 30 अधिक है। यानी कि L किसके बराबर हो जाएगा? B प्लस 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? विकर्ण का फॉर्मूला है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है। अब विकर्ण कितना है? विकर्ण BD बराबर B प्लस 60। विकर्ण बराबर B प्लस 60 बराबर अंडर रूट L का मान कितना है? B प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यही तो है। इधर रूट है तो रूट इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यानी B प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B प्लस 30 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो गया? A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB बराबर, फिर ये भी है A प्लस B का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, लास्ट में B का स्क्वायर, B का स्क्वायर। अब इस B के स्क्वायर से इस B के स्क्वायर को काट सकते हैं। ठीक, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस 60 दूनी 120 B बराबर का चिन्ह। 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 दूनी 60 B प्लस B का स्क्वायर। अब इसको क्या करें हम लोग? आइए यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों टर्म को हम लोग उस तरफ ले चलते हैं, चिन्ह बराबर के उस तरफ, तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू हो जाएगा B का स्क्वायर माइनस 60B और माइनस 2700। आप आराम से घर में इत्मीनान से बैठ के ये काम कीजिएगा। 36 और 120 को उस तरफ ले जाएगा तो उतना ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। अब ये क्या बन गया? अब ये दो घात वाला समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं? गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। आइए, 27 एकम 27। अब 27 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 2700 आए और जोड़ने पर कितना आए? 60 आए। तो ऐसा कितने भागों में कैसे तोड़ सकते हैं? तो 90 तिया 27, यानी 90 और 30 को गुना करने पर कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। और अगर -90 में 30 को जोड़ दिया जा रहा है तो कितना आ रहा है? -60 आ रहा है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस 90 प्लस 30B और माइनस में 2700, 0 इज इक्वल टू, इतना लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें से B कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। B माइनस 90 बच गया क्योंकि B तो कॉमन हो गया था, प्लस 30 कॉमन ले लीजिए इसमें से, क्या बचेगा? B माइनस 90। अब ध्यान से देखिए, दोनों में B माइनस 90 है। कितना? इसमें भी B माइनस 90, इसमें भी B माइनस 90। B माइनस 90 क्या हो गया? कॉमन ले हो गया। तो फिर क्या बचा? B प्लस 30 बचा, जो कि बराबर है 0 के। तो यहां से B का दो मान निकल के आया, एक 90 और एक B बराबर -30। तो भुजा कभी माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, इसलिए B -30 नहीं होगा, 20 90 होगा। ओके, फिर L का मान कैसे निकालेंगे हम लोग?
हम लोग जानते हैं कि L इज इक्वल टू बी प्लस 30 होता है, तो L बराबर कितना हो गया, B का मान 90 प्लस 30, तो 90 में 30 जुटेगा तो 120। तो एक भुजा कितना है 90, यानी छोटी वाली भुजा की लंबाई 90 है और बड़े वाली भुजा की लंबाई 120 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उन कोणों को आंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। सिद्ध करने के लिए दिया है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक, ABC, और एक दूसरा त्रिभुज है DEF। इन दोनों त्रिभुज में जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है आपस में क्या है, बराबर है। प्रश्न से ही हम लोगों को दे रखा है कि कोण A जो है बराबर है किसके, कोण D के, और इन दोनों कोणों को बनाने वाली जो भुजाएं हैं आपस में कैसी है, समानुपाती है। यानी कि AB बटा DE बराबर है किसके, AC बटा DF के, AC बटा DF के। ये भी प्रश्न से दे रखा है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ये बात हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को रचना करना होगा। रचना करते हैं, आइए। रचना हम लोगों को करना होगा त्रिभुज ABC में। क्या करते हैं, A से AB वाली भुजा पे एक बिंदु M ले लेते हैं, ठीक, और AC वाले भुजा पे एक बिंदु N ले लेते हैं और M को N से मिला देते हैं, जिसमें AM जो है किसके बराबर है, DE के बराबर है, और AN जो है वो DF के बराबर है। ठीक, रचना में हम लोग क्या किए हैं, A से AM किसके बराबर, DE, A से AM बराबर DE, और A से AC, A से AC बराबर किसके, सॉरी, A से AN बराबर किसके, DF के, और M से N को मिलाया। क्या किया हम लोगों ने, A से AM जो कि DE के बराबर है और A से AN जो कि DF के बराबर है, इसको काट लिया हम लोग। क्या किया, काटा और M से N को मिला दिया, M को N से मिलाया। ये हम लोगों ने रचना में किया। अब देखिए, अब त्रिभुज AMN, कौन से त्रिभुज में, AMN एवं त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF में क्या क्या हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा कोण D के। कैसे, प्रश्न से। किस चीज से, तो प्रश्न से बराबर है। फिर AM बराबर है किसके, DE के। किस चीज से, रचना से। हम लोग जानते हैं कि AM बराबर है किसके, DE, और AN बराबर है DF। किस चीज से, रचना से। हम लोग रचना करके उसको बराबर किया है।
तो किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो और उन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते। क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। इसलिए त्रिभुज AMN क्या है? सर्वांगसम है। किसके? त्रिभुज DEF के। और जब सर्वांगसम हो जाते हैं दो त्रिभुज आपस में तो उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कोण M बराबर है किसके? कोण E के। इसलिए कोण M बराबर हो गया कोण E के और कोण N जो है वो किसके बराबर हो गया? कोण F के बराबर हो गया। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कोण M किसके बराबर है? कोण B के बराबर है। किस चीज से? संगत कोण से। कोण M बराबर है कोण B किस चीज से? संगत कोण से बराबर है। संगत कोण से। और कोण N बराबर है कोण C के। कोण N बराबर है कोण C के। इस भी संगत ही कोण से बराबर है। और जब कोण M बराबर होगा कोण B के और कोण M ही बराबर होगा कोण E के तो कोण B बराबर हो जाएगा किस चीज के? कोण E के। और कोण F बराबर हो जाएगा कोण C के। जब एक कोण किसी दोनों कोणों के बराबर, दो कोण के बराबर है तो वो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। वही काम हुआ है यहाँ पर। तो इससे में क्या पता चल गया कि कोण B बराबर है कोण E, कोण C बराबर है कोण F और कोण A बराबर कोण D तो था ही। तो जब तीन कोण आपस में बराबर हो गए तो इसलिए जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज कैसा हो जाता है? समरूप त्रिभुज हो जाता है। यहाँ तीनों कोण आपस में बराबर हो गए इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज DEF के। और यही चीज तो हम लोगों को प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया। PROVED प्रूव्ड। मैं हट जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक के लिए मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि साइन ए एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। साइन ए इंटू 1 प्लस tan A प्लस cos A इंटू 1 प्लस cot A बराबर है किसके? sec A प्लस cosec A के। ये चीज सिद्ध करना है कि ये जो LHS है वो किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो हम लोग किससे चलते हैं? LHS से चलते हैं। LHS से चल के RHS निकाल देंगे। LHS से चलते हैं तो साइन A को तो साइन A ही रहने देते हैं। 1 प्लस tan A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan A को हम लोग लिख सकते हैं साइन A बटा cos A प्लस cos A को cos A ही रहने देते हैं। cot A को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 प्लस cot A को लिख सकते हैं हम लोग cos A बटा sin A। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? sin A इंटू ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कर देते हैं। cos A प्लस sin A बटा cos A प्लस cos A इंटू sin A प्लस cos A बटा sin A। ये कर सकते हैं हम लोग। फिर आगे बढ़िए, हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं? फिर इसको भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? लघुत्तम cos A इंटू sin A।
लघुत्तम क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन। तो यहाँ साइन स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो साइन इंटू साइन, साइन का स्क्वायर। अब बचा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए कॉस ए प्लस साइन है और कॉस ए प्लस साइन है दोनों में, तो हम लोग ले सकते हैं कॉमन, हम लोग कॉमन ले सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, कॉमन ले लिए। तो बचा क्या, बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए इंटू साइन ए। अब साइन ए प्लस कॉस ए का मान तो एक होता है और एक को किसी में भी गुना कीजिए तो वो उतना ही होगा। बचा क्या, साइन ए प्लस कॉस ए बटा में कॉस ए प्लस साइन ए। अब इसको हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए बटा कॉस ए इंटू है ये इंटू 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 साइन ए। तो ये कॉस ए से कॉस ए कट गया और ये साइन ए से साइन ए कट गया। बचा क्या, 1 बटा कॉस ए, और 1 बटा कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए इंटू, और 1 बटा साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं। यही तो RHS है, यही लाना था, प्लस है बीच में चिन्ह, प्लस यही तो लाना था। ये किस चीज़ के बराबर है, RHS है, प्रूव्ड हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक, फिर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। क्या है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितना ऊंचा है भैया, 30 मीटर ऊंचा भवन है। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है, एक लड़का, और एक लड़की की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। कुछ दूरी पर खड़ा है एक लड़का। फिर क्या कह रहा है, वह भवन की तरफ कुछ दूर चलता है। ये जो लड़का है वो भवन की तरफ कुछ दूर चलता है। मान लेते हैं कि x दूरी चला होगा। कितनी दूरी चला होगा, x दूरी चला होगा बेचारा। तो उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। यानी जब यहाँ था तब उन्नयन कोण कितना था, जब लड़का यहीं पर था तब उन्नयन कोण, ये कोण 30 डिग्री था, और जब लड़का यहाँ पहुँच गया तब उन्नयन कोण बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हम लोगों को बताना है कि लड़का भवन की ओर कितना दूरी गया, यानी हम लोगों को इस x का मान निकालना है। बात समझ में आया। एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 30 मीटर दिए हुआ है, और एक लड़का है जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। जब लड़का यहाँ पर खड़ा था तब उन्नयन कोण 30 डिग्री था, और जब लड़का भवन की तरफ कुछ दूर चल के आ गया, यानी मान लेते x मीटर चला होगा, इधर चल के आ गया, तब उसकी ऊंचाई सॉरी उन्नयन कोण कितना हो गया, बढ़कर 60 डिग्री हो गया। तो बताना है कि लड़का भवन की ओर कितना आया। ठीक है, तो पहले जो चीज हम लोग इसमें बनाए हैं उसको रचना किए हैं उसको लिख लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं A, इसको B, इसको B दे देते हैं। इस बिंदु का नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C, इसका नाम देते हैं D, और इसका नाम दे देते हैं F, E, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं F। ठीक है, लिखते हैं
AC एक भवन है। क्या है? भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। DE एक लड़का है। बस इतना ही लिखिए, ज़्यादा क्यों लिखना। ठीक, अगर ये पूरी लंबाई 30 मीटर है, अगर ये यहाँ से यहाँ पूरा लंबाई 30 मीटर है और ये लंबाई 1.5 मीटर है, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा? ये लंबाई आपको हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABE में। अब त्रिभुज ABE में, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब कौन है? AB, और आधार क्या है? BE। आधार क्या है? BE। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान कितना है? 28.5 बटा BE। तो यहां से हम लोगों को BE का मान निकला 28.5√3 मीटर। BE का मान कितना निकला? ये पूरा लंबाई कितना निकल गया? 28.5√3 मीटर। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABF में। पुनः त्रिभुज ABF में tan 60 डिग्री बराबर, फिर से वही लंब बटा आधार। लंब कितना है? AB, और आधार कितना है? BF। तो tan 60 डिग्री का मान √3, AB का मान 28.5 और बटा में BF। तो BF बराबर कितना हो गया? BF बराबर हो गया 28.5 और बटा में √3। अब हम लोगों को निकालना क्या था? हम लोगों को निकालना था EF। तभी तो x का मान निकलेगा। हम लोगों को निकालना था EF। अब पता क्या क्या है? BE पता है और BF पता है। तो हम लोग अगर BE में से BF को घटा लें तो हम लोगों को EF पता चल जाएगा। यानी हम लोग EF बराबर क्या लिख सकते हैं? BE घटाओ BF। BE को हम लोग EC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? EC है EF बराबर हम लोग लिख सकते हैं BE माइनस BF। और EF को हम लोग क्या लिख सकते हैं? X लिख सकते हैं। हम लोग X माने थे, X। BE का मान कितना है? BE का मान देखिए 28.5 है। 28.5√3 घटाओ BF का मान 28.5 बटा √3। अब इसको घटाएंगे, आइए। तो LCM हो गया √3। अब इसमें करेंगे 28.5 और √3 से गुना होगा तो 3 ही होगा, यानी गुने 3 माइनस 28.5। अब इस गुना होगा 28.5 3 से, तो देखिए कितना आता है। 5 तिया 15 के, 5 हाथ में रहा, 1 8 तिया 24 और 1 25 हाथ में बचा, 2 6 2 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 85.5 घटाओ 28.5 अब बटा में √3। अब उतना में से उतना घटेगा तो आइए कितना आएगा देखते हैं। 85.5 ऐसे 28.5 घटेगा,
तो ये 0 का 0 हो गया, ये 7 हो गया, और ये हो गया 7 में से 2 गया तो 5, 56। 57 बटा √3। और हम लोग 57 को क्या लिख सकते हैं, 19 तिया 57 होता है। हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, 19 तिया 57, अब बटा में √3। ये √3 से ये 3 कितना मरतबा में, √3 मरतबा। फाइनली आंसर क्या आया, 19 √3। यानी जब लड़का अपनी प्रारंभिक स्थिति से 19 √3 मीटर भवन की ओर आएगा, तब जाकर उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 19 √3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको रफ मिटा देता हूं। धातु के 3 गोले की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। उन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, इस बड़े गोले का त्रिज्या क्या होगा। तो पहले छोटे छोटे गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया होगा, तो छोटे छोटे गोलों को आयतनों का योग जो होगा वो बड़े गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। तो पहले सारे छोटे गोलों का योग निकाल लेते हैं हम लोग। आइए, हम लोगों को प्रश्न से एक गोला दिए हुआ है, इस गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, V बराबर कितना होगा, 4 पाई r³ होता है फॉर्मूला। तो 4 पाई 6 का क्यूब, ये आयतन हो जाएगा। एक और गोला है और इसका जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर, कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4 पाई 8 का क्यूब। और एक और गोला है, इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन भी बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई 10 का क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक, इन तीनों गोलों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया। क्या किया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया। तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा, लिखता हूं मैं, बड़े गोले का आयतन बराबर 4 पाई r³। बड़े, उसका त्रिज्या बड़ा होगा इसलिए बड़ी r³ लिखे हैं। ठीक है, तो इसका आयतन किसके बराबर होगा, इन तीनों आयतनों के योग के बराबर होगा। इन दोनों आयतनों को जोड़ते हैं, 4 पाई 6 का क्यूब प्लस 4 पाई 8 का क्यूब प्लस 4 पाई 10 का क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई r का क्यूब। अब इस तीनों में से 4 पाई कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लेते हैं। 4 पाई कॉमन हो गया तो बचा क्या, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई r का क्यूब। ये 4 पाई से ये 4 पाई कट गया। अब 6 का क्यूब कितना होता है, 216, जोड़ 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000 इज इक्वल टू r का क्यूब। अब सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 2 7 1728 r³। यानी यहां से r का मान 1728 12 का क्यूब होता है, यानी r का मान 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले
को मिलाकर जो एक बड़ा गोला बनाया जाएगा उसका जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रचना का है। तो रचना एग्जामिनेशन में नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि रचना में गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ही है जो आसानी से बन जाएगा। तो जो आसानी से बनेगा उसी को बनाएंगे, हार्ड वाले को छोड़ देंगे। रचना बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मेरे लिए भी यहाँ पे डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड पे थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है माध्यिका निकाले। एक बंटन दिए हुआ है और उसका माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, आइए बनाते हैं। माध्यिका निकालना, वर्ग अंतराल दे रखा है हम लोगों को, वर्ग अंतराल, और यहां पे क्या है, बारंबारता। बारंबारता वर्ग अंतराल क्या क्या दिया हुआ है, 0,10, 10,20, 20,30, 30,40, 40,50। और इसका बारंबारता है 10, इसका बारंबारता है 5, इसका 8, इसका 13 और इसका 14। ठीक, अब हम लोगों को क्या क्या निकालना, माध्यिका निकालना है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, m = होता है L + n/2 - f बटा में f × I। ये फॉर्मूला है। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज है, L क्या है, तो L जो है माध्य बंटन जो बीच में आ रहा है, उसको क्या बोले थे, मध्य वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है, L मध्य वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 20 है। N क्या है, तो बारंबारता का योग। F क्या है, संचयी बारंबारता। किसकी संचयी बारंबारता, तो मध्य वर्ग अंतराल से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। तो इसके लिए हम लोगों को संचयी बारंबारता भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग संचयी बारंबारता का कॉलम बना लेते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, 10, 10, 5, 15, 15 और 8, 15, 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 8, 5, 13 के 3 हाथ में 1 और 2, ठीक। फिर 23 और 13, 3, 3, 6 और 3, 36, 36 और 14, 50। ठीक, ये संचयी बारंबारता निकल गया। अब इसमें मान रख दीजिए। L क्या है, मध्य वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 20 प्लस N क्या है, बारंबारता का योग। बारंबारता का योग कितना है, 50, 50/2 माइनस F क्या है, तो मध्य वर्ग अंतराल से ठीक पहले वाले की संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता 15 बटा F क्या है, F है मध्य वर्ग की बारंबारता यानी 8, और I क्या है, वर्ग अंतराल की सीमा। वर्ग अंतराल की सीमा कितनी है, 10, 10 हो गया, = 20 प्लस 50, इस कितना मरतबा कटेगा, 25 मरतबा में, यानी 25 माइनस 15/8 गुने 10। फिर यहाँ पे लिखेंगे 20 जोड़ 25 में से 15 गया तो 10, 10 गुने 10/8, ये कितना हो गया, 20 जोड़ 100/8। 100/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से काटे तो 4 मरतबा में, इसको 2 से काटिएगा तो 50 मरतबा में, फिर इसको 2 से काटिएगा 25 मरतबा में, फिर इसको 2 से काटिएगा 2 मरतबा में,
फिर ये 2 से इस 25 को कितना मरतबा में काट सकते हैं हम लोग, तो 12.5 मरतबा में, यानी कि आया कितना हम लोगों के पास 20 जोड़ 12.5, यानी कि 32.5 हम लोगों का क्या है, माध्य है। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, माध्य बराबर कितना आया 32.5। ये था इस वीडियो का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।